क्लास। अब हम हिस्ट्री शुरू करेंगे एसएसटी में। फोर्थ चैप्टर, प्रारंभिक मानव और सभ्यता की शुरुआत। इसमें हम पढ़ेंगे कि प्रारंभिक सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई और उस समय मनुष्य की जो स्थिति थी कैसी थी और किस तरह से मनुष्य ने स्टेप बाय स्टेप विभिन्न औजारों का, विभिन्न धातुओं का और विभिन्न तरीके से व्यवस्थित जीवन को अपने जीवन में शामिल करके किस तरह से एक आदि मानव से निकल के मनुष्य एक मानव की श्रेणी में पहुंचा। आज हम इस चैप्टर के अंदर मेन दो प्रोसेस पे चर्चा करेंगे। एक, जब वो आदि मानव के रूप में था, और उसके बाद जब उसने नदी घाटी के आगे नियोजित सभ्यताओं का निर्माण करना शुरू कर दिया था, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता या फिर चीन की सभ्यता आदि। अब हम शुरू करते हैं इस चैप्टर की ओर। तो इस चैप्टर के अंदर पहले हम चर्चा करेंगे पाषाण युग, फिर चर्चा करेंगे मध्य पाषाण युग और अब फिर चर्चा करेंगे हम नव पाषाण युग। पहले तो मालूम होना चाहिए कि ये पाषाण युग है क्या, या मध्य पाषाण क्या है, या नव पाषाण युग क्या है। जब मनुष्य आदिम अवस्था में था तो उसके जीवन में एक बहुत बड़ा तकनीकी परिवर्तन आया था, जिसके तहत उसने अपनी जीवन शैली को पूरी तरह बदल दिया। और वो तकनीकी परिवर्तन था, उसके हाथ में एक बहुत बड़ा हथियार आप समझ लो, या औजार समझ लो, या वैज्ञानिक उस समय का एक तरीका समझ लो, पत्थर हाथ लग गया था। अब ये सुनने में तो इस समय बहुत ही आश्चर्य महसूस होगा कि पत्थर लगने से, हाथ में लगने से मनुष्य ने इतनी तरक्की कैसे कर ली। मैं एक बात यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि शायद उस समय मनुष्य ने पत्थर को अपने जीवन में प्रयोग नहीं किया होता, इन पत्थरों को उसने अपने जीवन का आधार नहीं बनाया होता, तो कभी भी वो पाषाण से अन्य धातुओं की ओर नहीं बढ़ता और अन्य धातु से वो कभी भी प्रारंभिक सभ्यता की ओर नहीं बढ़ता। तो एक तरह से आज हम जो एक आदि मानव से मानव की स्थिति में है, तो उसमें ये बहुत बड़ा योगदान पाषाण युग, मध्य पाषाण और नव पाषाण युग की प्रक्रियाओं का भी रहा। उस काल के अंदर मनुष्य ने पत्थर की खोज की, पत्थर को अपने जीवन का आविष्कार के रूप में इस्तेमाल किया और इसने पत्थर को जो प्रयोग करना शुरू किया उसको हम तीन भागों में बांटते हैं। पहला है पाषाण युग, ये प्रारंभिक अवस्था थी। इसके अंदर मनुष्य जो था वो घूमता रहता था, शिकार कर लेता था, कहीं से भोजन को इकट्ठा कर लेता था। हाँ, लेकिन पत्थर उसके हाथ में आ जाने के कारण पाषाण युग में उसने गुफाओं में जरूर रहता था, लेकिन उसने आग का आविष्कार कर लिया था। ये पाषाण युग की उसकी विशेषता रही। अब पाषाण युग और नव पाषाण युग के बीच में एक और काल आता है जिसे हम मध्य पाषाण कहते हैं। अब मध्य पाषाण युग जो है उसके अंदर पत्थर के तो औजार उसके पास आ ही गए थे, लेकिन वो पत्थर के औजार इतने नुकीले, तेज और पैनेदार नहीं थे जितने की होने चाहिए। मनुष्य ने पशु पालन शुरू कर दिया था और सबसे पहला उसने पशु उस समय कुत्ते को पाला था। और मध्य पाषाण काल के अंदर एक और विशेषता देखने को मिली थी, जो खेती का एरिया था वो बहुत अधिक बढ़ चुका था। तो हम ये देख रहे हैं कि मध्य पाषाण काल के अंदर भी मनुष्य ने पाषाण युग के बाद एक अपडेट की स्थिति ली और पत्थर के औजार, पशुपालन और घास के मैदानों का इस समय विकास हो गया था। अब पाषाण युग के बाद दूसरा अपडेट रूप आया मध्य पाषाण काल, और सबसे नया रूप जिसने मनुष्य के जीवन के तरीके को ही बिल्कुल बदल के रख दिया वो था नवपाषाण युग। नवपाषाण काल में मनुष्य खेती करना सीख चुका था, मनुष्य ने पहिए का आविष्कार करना सीख लिया था, मनुष्य घास फूस की कुटिया बना के, मिट्टी के घर बना के उसने रहना शुरू कर दिया था। और मध्य पाषाण काल में जो उसके हथियार थे उतने पहने नहीं थे, तेज नहीं थे, पॉलिशदार नहीं थे, लेकिन नव पाषाण काल में उसके हथियार पहने भी हो गए, तेज भी हो गए, पॉलिशदार भी हो गए, और इन हथियारों का प्रयोग उसने अपने जीवन में करना शुरू कर दिया था। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो हम अब बात करेंगे प्रारंभिक सभ्यताओं के बारे में। सबसे पहली सभ्यता हम सिंधु सभ्यता को लेंगे, जिसे हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं,
और ये सिंधु नदी के पास पनपी। एक बात आप लोग ध्यान रखना कि जितनी भी सभ्यताएं होती है वो कहीं ना कहीं नदी के पास ही पनपती है, ताकि उनके विकास के लिए आवश्यक पानी मिल सके, सिंचाई के लिए उन्हें आवश्यक पानी मिल सके। तो जो हिंद सिंधु सभ्यता है उसे हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। नियोजित नगर थे, चौड़ी सड़कें थी, सार्वजनिक स्नान घर था, जल निकासी बहुत ही बेहतरीन थी और दुनिया के सबसे बेहतरीन नियोजित सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। इसकी जो नालियां थी और उसका बहुत ही ज्यादा मतलब नियोजित रूप हमें देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि हड़प्पा के लोग पढ़ना लिखना भी व्यापक तौर पे जानते थे। दूसरी सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो दजला और फरात नदियों के पास पनपी। और इस काल के जो लोग थे वो उर और मारी नगरों में रहते थे। यहाँ यह सभ्यता भी अपने लेखन कला के लिए, ये लिपि के लिए और इसके साथ ही ये जो सभ्यता है धातुओं के प्रयोग के लिए, पहिए के प्रयोग के लिए, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता भी काफी संपन्न और नियोजित मानी जाती है। मिस्र की जो सभ्यता है वो नील नदी के पास पनपी और ये भी एक विकसित और नियोजित सभ्यता मानी गई। और इसका उदाहरण आप पिरामिड के रूप में आप देख सकते हो आज भी। चीन की सभ्यता पीली नदी के पास पनपी और रेशम उत्पादन के लिए और कांस्य धातु के प्रयोग के लिए ये सभ्यता जानी जाती है। ये दुनिया की 4 सबसे महत्वपूर्ण नियोजित विकसित सभ्यताओं में से एक है। सिंधु सभ्यता का एरिया भारत पाकिस्तान रहा। वैसे तो आप भारत ही कह सकते हो, अब 1947 में ये पाकिस्तान बना, और नहीं तो सिंधु सभ्यता को भारत से ही जोड़ के देखा जाता है। मेसोपोटामिया सभ्यता भी जो आपको देखने को मिली वो भी बहुत विकसित थी। मिस्र की सभ्यता थी भी और चीन की सभ्यता भी। ये चारों दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। और ये चारों सभ्यताओं की विशेषता ये थी कि भाई इन चारों सभ्यता का जो मुख्य व्यवसाय था कृषि था, पशुपालन था, व्यापार भी करते थे और ये चारों सभ्यताएं नियोजित थी, नदियों के पास पनपी। अब एक बात आप ये ध्यान रखो कि ये जो चैप्टर है इसमें एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट भी पूछ लेते हैं, आखेटन शिकार। प्रारंभिक अवस्था में जब मनुष्य पाषाण काल में था तो मनुष्य के पास इतना ज्यादा ज्ञान नहीं था। वो इतना हाई लेवल पे आग का आविष्कार उसने नहीं किया था कि वो पका पकाया हुआ भोजन खा सके। कृषि भी इतनी उन्नत नहीं थी या कृषि वो करना जानता ही नहीं था। ऐसे समय में मनुष्य क्या करता था, ऐसे समय में जो मनुष्य था वह भोजन को इकट्ठे करने के लिए जगह जगह घूमता था, आखेटन करता था, शिकार करता था और वो उन भोजन का वो प्रयोग अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, खाने के लिए करता था। तो ये आखेटन और संग्रहण ये बहुत ही पुरानी पाषाण काल से चली हुई मनुष्य की क्रियाएं हैं जिससे वो अपने जीवन का निर्वाह करता था। और अब हम इसकी महत्वपूर्ण प्रश्नों पे आ जाते हैं। तो मैंने जैसा कहा कि आखेटन और शिकार से जुड़ा हुआ है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सभ्यताओं के विकास, सिंधु सभ्यता या मेसोपोटामिया, मिस्र सभ्यता, चीन सभ्यता को विशेषता पूछ सकता है। पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल की वो विशेषताओं को जरूर पूछेगा। और मैं आपको बता दूं कि भाई हिस्ट्री जो है ये बहुत बच्चे इसे टफ समझते हैं, लेकिन आप अपने आप को इसमें एक तरह से इसमें रुचि पैदा करो तो आपको बहुत ही ज्यादा ये ऐसा सब्जेक्ट लगने लगेगा जिसमें आपकी बहुत ज्यादा रुचि बढ़ती ही चली जाएगी। और इस बात का आप ध्यान रखो कि मैंने जो समझाया है उसके बाद आप एक बार बुक पढ़ लोगे तो ये पूरा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। और फिर भी किसी भी क्वेश्चन के ऊपर आपको थोड़ा और विस्तार से जानना हो या कुछ पूछना हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं।